हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर लाइट प्रकाश को पढ़ेंगे, जिसे कि आपका एनसीईआरटी क्लास 8 एंड क्लास 10th के अंदर जो आपका प्रकाश चैप्टर दिया गया है, जिसमें प्रकाश का रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और बहुत सारी मैग्नीफिकेशन, कई सारी चीज़ें हैं। तो इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं जिसमें हमने थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। ठीक है, और आपका साइंस का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो जितने भी स्टूडेंट साइंस को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं या फिर MCQs भी लगाना चाहते हैं, पैडागोजी भी कवर करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी है और डेमो वीडियो भी अवेलेबल है कि इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट अवेलेबल रहेगा, वो डेमो आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी व्हाट्सअप करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर, ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दोनों ही इंक्लूडेड रहेंगे ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए। इसके अलावा 2 PDF जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की, दोनों आपको ऐप पर प्रोवाइड करवा दी जा चुकी है। वहां से जाकर आप और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ? हमको फोकल लेंथ यहाँ पर निकालनी है। तो देखो, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने गोलीय दर्पण पढ़ा, फिर उसके अंदर हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में हमने जब बात करी थी, तो हमने देखा था कि CF P हो गया, है ना, इन सब के बीच में, फिर रेडियस के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो वहीं से एक फॉर्मूला निकल कर आता है, उसके बेसिस पर आपको इसका आंसर निकालना है। क्या आंसर होगा? 10, 23, 5 या फिर 40। ठीक है, तो एक बार मैं आपको आंसर बता देती हूँ, फिर फॉर्मूला भी देख लीजिएगा फॉर्मूला कहाँ से आया है। क्योंकि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख लेते हैं R = 20 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी, अगर मुझसे फोकस दूरी यहाँ पर आप पूछ रहे हो, तो मुझे ये पता है कि R = F क्या होता है? R/2 होता है। तो ये मैंने लिख लिया, F = R/2। ठीक है, F अपन को निकालना है, R की वैल्यू 20/2 है ना, तो F की वैल्यू फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी, और यही 10 क्या हो जाएगा? मेरा आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला खुद हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्मूला कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। तो आप देख लीजिए, जब मैंने आपको गोलीय दर्पण पढ़ाया था, उसके अंदर हमने अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में बात करी थी। अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। तो फिर हमने ये सारे जो इंडिकेट किए हुए हैं यहाँ पर, जैसे ये पोल है, ये आपका फोकस लेंथ है, ये आपका C पॉइंट है ना। तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो है ये पूरा गोलीय दर्पण, मतलब एक गोले को काट कर बनाया गया है ना, मतलब गोले को काट कर बनाया गया है। तो ये पूरा क्या होता है? इसका दाया होता है, मतलब जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं, जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका हाफ क्या होता है, मतलब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, है ना, तो इसका हाफ क्या होता है? यहाँ पर ये रेडियस होता है, मतलब त्रिज्या होती है ना। गोले की अगर मैं बात करूँ तो उसमें त्रिज्या तो होती ही है। तो अब आप ये देख लीजिए यहाँ पर कि क्या होता है कि त्रिज्या जो है हमेशा, इसका जो बोल सकते हैं, ये जो F है, ये जो F है आपका, हम लोग बोल सकते हैं R/2 है। मतलब ये जो रेडियस है, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगी? 2F के, ट्वाइस ऑफ फोकस के। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी, अगर मैं इस गोले को कंप्लीट करूँ, मतलब आई थिंक आप अगर समझ पा रहे हैं, तो अगर मैं इस गोले को कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, है ना, तो ये हाफ इसकी रेडियस हो गई। आधा हिस्सा इधर रहेगा, जितना इधर है उतना ही इधर रहेगा। चलो ऐसे बनाकर देख लो, है ना, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है ना। ये पूरा D है, अभी अपन ने देखा। इसका हाफ क्या हो जाएगा? ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, दोनों अगर मैं हाफ कर दूँ तो। ठीक है, इस D को हटा देते हैं। ठीक है, ये R हो गया। अब यहाँ पर कहीं फोकस है, मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं मेरा फोकस है, ये वाला फोकस है। ठीक है, तो इसीलिए तो F का फॉर्मूला आपने क्या बनाया कि R का आधा क्या है? आपका F होता है। दिस इज फिक्स। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन गया, F = R/2, और यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो उत्तल की बात कर ले, उत्तल की बात कर ले, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो F = R/2 इसलिए होगा क्योंकि फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो गोलीय दर्पण की अभीष्ट फोकस दूरी 20/2 = 10 सेंटीमीटर आ गई, है ना। त्रिज्या दे रखी, फोकस दूरी होती है और त्रिज्या बोलते तो आप उसका डबल कर लेते, सिंपल सी बात है। चलो एक क्वेश्चन और करो। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित मतलब बड़ा,
ठीक है, आवर्धित करके बड़ा करके, है ना। तो उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आवर्धित प्रतिबिंब यहाँ पर बड़ा हुआ बताते हैं। तो आपने एक डिफरेंस देखा था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच में, है ना। तो पहले आप चाहें तो डिफरेंस देख लो, कल की ही क्लास में डिस्कस किया था, ज़्यादा पुरानी क्लास भी नहीं है, कल के ही सेशन में सैटरडे को ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अवतल दर्पण में एक सिचुएशन होती है कि प्रतिबिंब सीधे भी बनते हैं और उल्टे भी बनते हैं, डिपेंड करता है कि आपने उस प्रतिबिंब, आपने जो आपका मेन बिंब है, मेन जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पर रखा है ना। तो अवतल दर्पण में सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, डिपेंड करता है कहाँ पर आपने वस्तु रखी है, ठीक है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा ही बनता है ना। सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी तथा उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब ऑलवेज वास्तविक होते हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं, अवतल दर्पण की। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण क्या बोल रहा है, वस्तु 6 जगह पर हमने वस्तु रखी थी, तो डिपेंड भी उस पर करेगा कब सीधा बनेगा, कब उल्टा बनेगा, कब अनंत पर बनेगा, है ना, कब वक्रता के बराबर बन जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रख रहे हो आप। और प्रतिबिंब का आकार ऑलवेज वस्तु से छोटा बनेगा, है ना। ये उत्तल दर्पण की कंडीशन हो गई। अब वापस से क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, है ना। बिंब का सीधा, और हमने देखा उत्तल में उल्टे बनते हैं, और आवर्धित तो कभी बनेगा नहीं उत्तल में, क्योंकि उत्तल में हमेशा अगर वस्तु 10 की है तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 किसी का भी इतना छोटा बन सकता है, ठीक है। मतलब वस्तु से छोटा ही बनेगा, ये उत्तल की कंडीशन है, कॉन्वेक्स की कंडीशन है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनना, आवर्धित बढ़ा हुआ प्रतिबिंब बनना केवल अवतल दर्पण में पॉसिबल है? तो आपका आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो एक बार वो सारे डायग्राम को कॉपी में बनाकर रख लो, है ना, क्योंकि आपको क्लास पढ़ाने से पहले मैंने खुद ने एक बार सारे डायग्राम बनाकर देखे, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो कोई मुझसे मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या आंसर होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी, मतलब लग रहा है वही वाला क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। एफ आपको निकालना है और त्रिज्या आपको दे रखी है, कैपिटल आर ले लो, है ना। कैपिटल आर आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। लगा दूँ एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, 32/2 कितना होता है, 16 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो बस यही कर लिया, 32/2 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार से आप इसको यहाँ पर देख लो, ये पूरा लिखा हुआ है ना, अगर मेरी राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही है। आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर दे रखा है, एफ इज इक्वल टू, है ना, फोकस दूरी इज इक्वल टू r/2 होता है, 32/2 होता है, मतलब 16 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी वाला। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पर भी आते हैं। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनाती है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है। अब इसके लिए मतलब कुछ चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। मैंने आप सभी को कल एक PDF ऐप पर शेयर किया था, जिसमें मैंने लेंस के सारे फॉर्मूलाज आपको बताए थे, और साथ ही जो चिन्ह परिपाटी होती है गोली दर्पण की, उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की, मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी, राइट। तो उसको अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी कर लेते और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अवतल दर्पण की बात हो रही है ना, मतलब अवतल दर्पण एक जस्ट एक इमेजिनरी हम लोग एक डायग्राम बनाकर देख लेते हैं, एक्चुअल नहीं, है ना। ये अवतल दर्पण होगा, है ना, अंदर की ओर धंसे हुए भाग रहते हैं अवतल होता है, और उभरा हुआ होता है मतलब कि वो उत्तल होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो ही गया था। मतलब यहाँ से कहीं हमने क्या करा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब इस बिंब का क्या हो रहा है, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स 3 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो मुझे वो देखना है कि प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पर बन रहा है ना, और दर्पण से वो कितनी दूरी पर है, इस दर्पण से कितनी दूरी पर वो कुछ बन रहा होगा। तो ये डायग्राम आपको बताना है और पूरा निकालना है। उसके लिए आप एक बार से चिन्ह परिपाटी के पास आ जाइए, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन होते हैं वो आपको इसके थ्रू पता चलते हैं। ये सब लोग मान रहे हैं कोई भी बिंब यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रकाशिक केंद्र से दूरी, मतलब उस दर्पण से दूरी कितनी है, उसको हम लोग यूँ मान रहे हैं। मान लो वस्तु यहाँ पर रखी हुई है ना, एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। मान लो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन इसकी यहाँ से जो दूरी मापी जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वी। मान लो ये एक दर्पण हो गया, है ना। और बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि हमने देखा था कि वस्तु को अगर सी पर रखोगे
तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सी पर बनेगा। तो इस कंडीशन में यू और वी क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, तो वही चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। यू क्या होगी, उस बिंब की, उस ऑब्जेक्ट की दूरी होगी उस दर्पण से। वी क्या हो जाएगा, उस प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो ये कोई वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी v हो गई, है ना। मान लो प्रतिबिंब ऐसा कहीं, अंदाजन ऐसा कहीं बना है, इसकी दूरी कितनी हो गई, v हो गई। मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, यहाँ पर कहीं फोकस हो सकता है, आगे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ना। मान लो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कहीं एक फोकस बिंदु है, फोकल पॉइंट है अपना, है ना। इसकी प्रकाशिक केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, ये कहीं पर भी हो सकता है। मैं जस्ट एक इमेजनरी बता रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो, है ना, क्योंकि वस्तु कहीं पर भी रखी हो सकती है और प्रतिबिंब कहीं पर भी बन सकता है। सेम एज इट इज़, ये मैंने अवतल के लिए बताया, सेम चीज़ उत्तल के लिए भी होगी। PDF में आपको इमेज के साथ बताया हुआ है ना, तो वहाँ से आप एक बार देख लेना। चलो अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट आप देखिएगा, है ना। अवतल लेंस और उत्तल लेंस की बात करें, बिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी जो है अवतल लेंस में हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। बिंब की मतलब यू जो है अवतल लेंस के लिए हमेशा नेगेटिव होगी और उत्तल लेंस के लिए भी हमेशा नेगेटिव होगी। तो जब भी मैं आपसे बोलूँगी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए तो ऑलवेज आप इसको -10 सेंटीमीटर मानेंगे, चाहे वो उत्तल के लिए हो और अवतल के लिए हो, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी v जो है अवतल में ऑलवेज नेगेटिव होगी, है ना, और उत्तल में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि आपने देखा प्रतिबिंब पीछे की साइड बनते हैं, है ना। तो इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट लगता है, आगे और पीछे इमेज बनने वाला, है ना। तो ये पॉजिटिव होगी जब इमेज जो आपकी वास्तविक होगी, और आभासी इमेज के लिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी या f की अगर मैं बात करूं तो f की वैल्यू अवतल में नेगेटिव होती है और उत्तल में ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कैसे ध्यान रखेंगे, आप ट्रिक बना सकते हैं इसकी, क्या ना, यहाँ पर केवल 2 जगह पॉजिटिव होती है, बाकी सब जगह ये नेगेटिव होगी। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट हो गया। इसके बाद छोटी सी एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैग्निफिकेशन। आवर्धन सूत्र की बात करें तो लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, मतलब कोई भी लेंस किसी भी बिंब को, मतलब किसी भी इमेज को आवर्धित करके पा रहा है ना, बड़ा कर पा रहा है, तो उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। मतलब बिंब की ऊंचाई, मतलब बिंब जो है 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और प्रतिबिंब मान लो 12 सेंटीमीटर का बना है तो h डैश आप इसको बोल लीजिए, है ना। तो ये 12 सेंटीमीटर आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब इससे फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, आवर्धन क्षमता जो है आप ऐसे निकालेंगे, आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू h डैश बाय h, है ना, 12/10, मतलब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई। अगर वो मान लो उत्तल लेंस के अंदर अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो हम लोग फिर वो नेगेटिव और वो साइन यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक कंडीशन और देखनी है, प्रतिबिंब सीधा हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऑलवेज धनात्मक है। मतलब मान लो कोई भी एक वस्तु है, ये 10 सेंटीमीटर की है ना, और इसका प्रतिबिंब की क्या बन रहा है, 10 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो उसका हमेशा h जो है कितना लेंगे, हमेशा यहाँ पर लिखते जाएं, h कितना होगा, ऑलवेज 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको 10 हमने मान लिया है, अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो कितना मान लेंगे, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब का जो आवर्धन होगा ऑलवेज ऋणात्मक होगा। मतलब जब आप आवर्धन निकालेंगे तो हमेशा उसका ऋणात्मक निकालेंगे, और आभासी और सीधे प्रतिबिंब का जो आवर्धन होगा हमेशा धनात्मक बनेगा। मतलब जब भी h डैश बाय h आप करेंगे तो ये जब आभासी और सीधा बनता है तो धनात्मक बनता है, वास्तविक और उल्टा आवर्धन होता है तो ऑलवेज ये ऋणात्मक नेगेटिव साइन देता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। आज मैं सिर्फ इस टाइप का एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग अपकमिंग सेशन में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी है ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार से, फिर चलते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो क्या आपको ये समझ में आ गया, h इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जब प्रतिबिंब हमको यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब से 3 गुना लंबा है, अगर ये 10 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। मतलब जस्ट एन एग्जांपल हम लोग मान रहे हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर कोई भी होती है तो उसका 3 गुना बना है,
ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब बिंब से 3 गुना उल्टा है, यानी कि वास्तविक बन रहा है। अतः जो एच डैश है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 गुना, मतलब कि -3h के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और u कितना दे रखा है, -10 यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि अभी आपने टेबल में देखा, क्या देखा आपने टेबल के अंदर कि u हमेशा जो है अवतल लेंस के लिए कितना होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, और उत्तल में भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने दूरी यहाँ पर देख ली, हमको सिर्फ दूरी दे रखी है ना, क्या दे रखा है, सिर्फ दूरी दे रखी है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाए, इससे क्लियर हो जाएगा। ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मेरा अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पर कहीं, समझ रहे हो, यहाँ पर कहीं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मेरा बिंब रखा हुआ है, ठीक है। बिंब रखा, मुझे ऊंचाई नहीं पता क्योंकि दे भी नहीं रखी और मुझे अभी कोई मतलब भी नहीं है उससे, है ना। यहाँ पर मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मेरा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी है मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, ऊंचाई h मेरे को नहीं मालूम है ना। अब यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बना है, उससे 3 गुना बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है। ये सारी कंडीशन आपको दे रखी है ना। तो मान लो, जस्ट एन एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, कि ये ऐसा कुछ होगा। मैं बना कर देखूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कर दें। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे इसके, ठीक है। मान लो ये यहाँ से कहीं निकल गया, मतलब इससे टकरा कर, और दूसरा वाला अगर मैं देखूँ तो दूसरा वाला ऐसे जाएगा। कल अवतल दर्पण के कर ही थे हमने क्वेश्चन, तो ये पीछे की साइड ऐसे कहीं जाएगा। तो मान लो आप इसको पीछे की साइड बढ़ाएंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसा कहीं बनेगा, मतलब इसको पीछे की साइड आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये पीछे की साइड ऐसे कुछ बढ़ेंगे, ठीक है। मैं अभी अच्छे से यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। इसको पीछे की साइड बढ़ाते हैं। मान लो ये कहीं फोकस से या इससे आसपास से कहीं से निकला है, मान लो यहाँ फोकस है तो यहाँ से निकला है, ठीक है। और इसको ये इधर करा, अब इसको पीछे की साइड हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पीछे की साइड मान लो ये ऐसे कहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये यहाँ पर कहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करती वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर वहाँ तक की कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, ठीक है। और प्रतिबिंब जो बना है उसको क्या बोलते हैं, h डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इसने बोला है वो 3 गुना बना है, मतलब h का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा, क्योंकि हाइट मैंने मान ली h है ना। तो उसका 3 गुना कितना हो गया, 3h हो गया, ठीक है। क्लियर है इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उसका आवर्धन वैल्यू निकालूं, आवर्धन निकालूं तो h डैश बाय h होगा। h डैश कितना हो जाएगा, अगर आप देखें h डैश हमको पता चल गया है ना। h डैश 3 गुना है किसका, 3h का, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर 3h लिख सकते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव होगा क्योंकि हमने देखा था उत्तल अवतल के लिए नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसके बाद h, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए h से h कैंसिल हो गया, है ना। मतलब यहाँ पर क्या बचा, केवल -3 बचा। अब इसके आगे यदि आप देखें, पूरा डायग्राम मैं यहाँ से हटा रही हूँ, डायग्राम मैंने एक और स्लाइड पर रखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। h डैश डिवाइड बाय h इज इक्वल टू v बाई यू, है ना, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर ऐसे देखो कि h डैश बाय h को जब आपने सॉल्व किया, या फिर से लिख लो, h डैश की वैल्यू कितनी आई थी, -3h आई थी, और h को हमने एज इट इज रख दिया। v हमको पता नहीं है क्योंकि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बताए, वी डोंट नो, ठीक है। लेकिन u की वैल्यू आपको पता है -10 है। इसको आप सॉल्व करिए, h से h कट हो गया, है ना। और ये -3 इंटू -10 इज इक्वल टू v बचा है। तो v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग माइनस साइन की बात करें तो माइनस साइन हमको यहाँ पर ये चीज़ दर्शा रहा है कि वो जो है प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख बाईं ओर और उससे कितनी दूरी पर बना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। तो आप इस डायग्राम को इमेजिन कर सकते हैं, ये मैंने वहीं से बुक से ही लिया है डायग्राम, ठीक है। जैसे कि हम लोग कल सॉल्व कर रहे थे ना, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर मान लो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। यहाँ से एक वस्तु रखी गई है। अब इससे जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बना है और वस्तु से 3 गुना बड़ा बना है, ठीक है। मान लो वस्तु के ये कुछ था, इससे 3 गुना बड़ा बना है, तो आपको यही निकालना था, है ना। क्वेश्चन में यही निकालने को बोला गया था ना, चाहे तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बना है, आपको v की वैल्यू निकालनी थी, तो v की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी दूरी पर बना है ना। तो ये 10 था, तो वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में केवल दे रखा था u जो है ना, यानी कि जो बिंब की लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है,
और हमको बोला था कि हम लोग किसकी बात करें, अवतल लेंस की। बाकी सारा फार्मूलाज आपको कहाँ से निकाल कर लाना है, चिन्ह परिपाटी से। तो वो जो चिन्ह परिपाटी फार्मूला हमने देखे वो आपको ध्यान रखने होंगे। तो अवतल के लिए और उत्तल के लिए हमेशा u की वैल्यू क्या हो जाती है, -10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। h हमको दे नहीं रखा था, लेकिन उसने ये बोला था 3 गुना है, तो h डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3h यहाँ पर हो जाएगी। और प्रतिबिंब जब वास्तविक और उल्टा बनता है, मतलब ये माइनस में होगा, तो ये आपका -3h हो जाएगा। और ये फॉर्मूला हमने रखा और इस फॉर्मूला के थ्रू हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लास 10th की बुक में एमपी बोर्ड की देखो या एनसीईआरटी की देखो, दोनों में सेम क्वेश्चन है, वहाँ से भी आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस टाइप का एक ही क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अपकमिंग सेशंस में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। वायु में गमन करती एक प्रकाश की किरण जल में तिरछे में प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, वायु में गमन कर रही है ना, वायु से क्या कर रही है, पानी के अंदर प्रवेश कर रही है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। तो हमने कॉन्सेप्ट देखा था कल के ही सेशन में कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में यानी कि रेयर टू डेंस प्रवेश करती है, जैसे कि अभी वायु से जल में प्रवेश कर रही है, तो वह अभिलंब की ओर, ऐसे ही कोई डायग्राम बनाया था हमने, ये इसका अभिलंब है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करा, इसने पानी के अंदर प्रवेश किया है, तो जाना तो इसको ऐसे था, लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है ना। तो वायु से जब भी जल में प्रवेश करेगा या रेयर टू डेंस या फिर विरल से सघन में प्रवेश करता है, तो अभिलंब की ओर किरण मुड़ जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन में यही होता है ना, कि अभिलंब की ओर थोड़ा सा वो झुक जाएगी। ठीक है, और जैसे जल से वायु में करता, डेंस टू रेयर करता, सघन से विरल में करता, तो थोड़ी सी दूर हट जाती है, बाहर की साइड निकल जाती है। तो फिर इसी के बेसिस पर हमने क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझा था, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश कर रहा है, मतलब प्रकाश जो है वायु से कहाँ पर जा रहा है, एक कांच का बॉक्स है, इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, क्योंकि आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अपवर्तनांक दे रखा है, अपवर्तनांक को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, Ng 1.50 है, और मुझे यहाँ पर दे रखा है प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखी है। मुझे क्या करना है, ग्लास की वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में मतलब ग्लास में प्रकाश की वेलोसिटी कितनी है ये निकालना है। तो बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ये सारी वैल्यू दे रखी है, Ng = 1.5, C की वैल्यू दे रखी है, तो आप ये लगा लीजिए, Ng Vg = C होता है, या फिर आप इसको जैसा भी आप फॉर्मूला याद रखना चाहें, Ng = C/Vg होता है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ना। चलिए तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। Ng आपको कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। ठीक है, C कितना है, 3 × 10⁸ है, और Vg हमको निकालना है। तो बस आप इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे 3 से ये 5 बार कट हो जाएगा, 5 से 2 बार कट हो जाएगा, मतलब 2 × 10⁸, और यूनिट वही रहेगी मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की कांच में चाल कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। हीरे का अपवर्तनांक, क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का मतलब क्या है। हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 से अभिप्राय है कि प्रकाश की हीरे में जो चाल है, जैसे अभी आपने निकाला ना कांच में, सेम एज इट इज जो है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक आपको ध्यान होगा सबसे ज़्यादा हीरे का ही होता है, फिर उससे कम नीलम का होता है, फिर उससे कम रूबी का होता है, सबसे कम जल का होता है। ऐसे हमने पूरी टेबल पढ़ रखी है ना, तो वही कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की हीरे में चाल उसकी निर्वात में चाल का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, कुछ इस तरीके से। या फिर आप ये कॉन्सेप्ट बोलना चाहें कि दूसरे शब्दों में निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना, 2.42 × हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे के अंदर प्रकाश कैसे प्रवेश करेगा उसका 2.42 कर देंगे, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे समझते हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का रिफ्रैक्शन एंगल इतना है, तो इसका क्या मतलब है कि प्रकाश में हीरे की जो चाल है, मतलब प्रकाश हीरे में जो प्रवेश करेगा उसकी निर्वात में चाल का निर्वात में जो चाल होती है 3 × 10⁸ होती है। इसको अगर अब मैं आपको ऐसे लिख कर बताऊँ तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब कि प्रकाश की हीरे में जो चाल होती है
निर्वात में चाल का कितना हो जाता है, 2.42 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी बन गई। आपको बोला जाए कि बताओ 2.42 आए तो वो आप कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। निर्वात में कितनी है, 3 × 10⁸ है, उसका 1/2 गुना करना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक लेंस की डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है ना। तो जब किसी अभिसारी या फिर द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होती है। अर्थात किसी लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता उस द्विउत्तल लेंस की क्षमता के बराबर है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर होती है। किसी लेंस की डायोप्टर क्षमता, सॉरी ये तो अगला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ये यहीं तक है इस चीज़ का आंसर। बस आपको क्या ध्यान रखना है, डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करने को बोला जाए तो आप कैसे बताएंगे इसको। जब किसी अभिसारी या फिर हम लोग उत्तल लेंस की बात ही करें, अभिसारी मतलब उत्तल ही होता है ना, इसकी फोकस दूरी, जैसे कि हम लोग मैं उत्तल लेंस यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, तो उत्तल लेंस अगर आपको बनाने को बोला जाए तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे उसको, ये वाला इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अगर इसकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 डायोप्टर हो जाएगी। अर्थात किसी लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता उस लेंस की उस क्षमता के बराबर होगी जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी, और इसी को उसकी डायोप्टर क्षमता यहाँ पर कहा जाता है और कैपिटल डी से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस और हैं जिन्हें हमको सॉल्व करना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तब तक आपने जितना भी पढ़ा है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, और इसके साथ आपको एक और काम क्या करना है कि जो मैंने आपको ये चिन्ह परिपाटी वाली टेबल दी थी इसको आप पढ़ लीजिएगा। PDF ओपन फॉर ऑल है, सभी स्टूडेंट उस PDF को विजिट कर सकते हैं। तो ऐप पर जाइएगा, और जो मैंने पूरी फार्मूला वाली PDF आपको शेयर करी है उसमें सारे स्नेल के फार्मूला सारे लिखे हुए, उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊँ तो चीज़ें आपके लिए एकदम से पूरी न्यू ना हो। ठीक है, तो उसकी आप प्रैक्टिस, मतलब जस्ट एक आइडिया आपको रहे कि फार्मूला क्या होते हैं, तो फिर हम लोग आगे और इसके आगे की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।